प्रिय साथियों नमस्कार। हाँ, दोलनीय ब्रह्मांड की इस कड़ी में हम समझा रहे थे पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया, पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया और पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे बना। तो सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह जो है उसमें रासायनिक परिवर्तन लगातार चल रहे हैं। सूर्य जो है एक समय बाद में एक छोटे तारे में कन्वर्ट हो जाता है, डिम होता जाता है। और जैसे जैसे सूर्य छोटे तारों में और इस प्रकार से ड्वार्फ प्लैनेट में, ड्वार्फ तारे में, और इस प्रकार से धीरे धीरे ये एक बृहस्पति ग्रह में बदल जाता है। यानी बृहस्पति ग्रह जो है वो एक प्रकार का डिम होता हुआ तारे का अवशेष है। यानी बृहस्पति ग्रह एक समय सूर्य जैसा तारा था। तो रासायनिक परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और हल्के से भारी तत्व बनते हैं। बृहस्पति ग्रह में रासायनिक परिवर्तन चलते जाने से वो आगे की अवस्थाओं में, यानी बृहस्पति और शनि के बीच के अनेक प्लैनेट मिले हैं, गैस जेन प्लैनेट मिले हैं, उनमें भी रासायनिक परिवर्तन जारी रहते हैं, चलते जाते हैं। और ये जो हल्के तत्व है उनके अलावा भारी तत्व भी बनते हैं, यौगिक भी बनते हैं। जैसे जैसे बृहस्पति ग्रह अनेक दूर से अवस्थाओं से गुजरता हुआ, निकलता हुआ अंततः शनि ग्रह जैसा हो जाता है। और शनि ग्रह उसमें भी ये रासायनिक परिवर्तन जारी रहते हैं, चलते रहते हैं और भारी तत्व बनते जाते हैं। और इसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स और यौगिक और कंपाउंड बनते जाते हैं। और धीमी गति से फिर ये यूरेनस में बदल जाता है, यूरेनस से फिर नेपच्यून में, नेपच्यून से सुपर आर्थ में और सुपर आर्थ से फिर पृथ्वी में परिवर्तित हो जाता है। हाल ही में खगोल साथियों को एक डिम होते हुए तारे के चारों ओर घूमते एक नेपच्यून जैसे, मिनी नेपच्यून जैसे ग्रह के सुपर आर्थ में परिवर्तन के प्रमाण मिले हैं। तो प्रिय साथियों, मैं जो बता रहा हूँ कि पानी का अस्तित्व यानी जल का अस्तित्व कैसे आया, जैसे जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर आर्थ से अर्थ का निर्माण हुआ, हमारी इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी के जन्म का तरीका जो बदल कर मैं एक नई बात बता रहा हूँ। तो इसके अनुसार धीमी गति से जल की उत्पत्ति हुई, पानी की उत्पत्ति हुई। पानी कहीं बाहर से नहीं आया था, ना किसी एस्ट्रॉयड से, ना उल्काओं से, ना ही कॉमेट से आया। और इसी प्रकार से मैं ये भी कहता हूँ कि जीवन का ओरिजिन यानी लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ धीमी गति से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर आर्थ से अर्थ में इस प्रकार से धीमी गति से जीवन का अस्तित्व आया, पानी का अस्तित्व आया और वायुमंडल की उत्पत्ति होती गई। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ग्रह अनंत काल तक वैसा का वैसा नहीं रहता है। यानी बृहस्पति का अंत भी बृहस्पति ग्रह जैसा ही नहीं होगा। या बृहस्पति का फ्यूचर क्या है, जुपिटर का, सैटर्न का, यूरेनस का, नेपच्यून का, इनका फ्यूचर क्या है। हमारा बेस है नासा का केपलर मिशन, जिसमें 3000 से अधिक प्लैनेट खोजे जा चुके हैं। और उन प्लैनेट को जब हम एक क्रमबद्धता में रखते हैं, एक चैन में रखते हैं, एक सिस्टमेटिक कड़ी में रखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल गया। क्योंकि एक से दूसरे ग्रह में एक सिस्टमेटिक कनेक्शन बन जाता है। ग्रेविटी, मास और टेम्परेचर, इसी प्रकार से साइज, ये सभी मिलकर के, और मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से ये सभी मिलकर के ये इंडिकेट करते हैं कि वास्तव में एक ग्रह सिकुड़ता है, एक ग्रह क्या एक्सपेंड नहीं होता है। इस प्रकार से जब गैस जेन प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट में कन्वर्ट होते हैं तो धीमी गति से पानी का अस्तित्व आता है, पानी की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकार से धीमी गति से वायुमंडल भी बनता जाता है और दूसरे यौगिक भी बनते जाते हैं। और इनके साथ साथ महाद्वीप और महासागरों की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से धीमी गति से आगे जीवन की उत्पत्ति होती है। तो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, जो ए.आई. ओपेरिन ने दिया था, सिद्धांत दिया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है रासायनिक, जैव रसायनों के द्वारा इस प्रकार से हुआ था। और लेकिन हम जो ओपेरिन की थ्योरी है उसको हम थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, यानी हम बैक में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पृथ्वी के जो 4.6 बिलियन वर्ष उत्पत्ति के सिद्धांत को हम उसका विरोध करते हैं और हम नेबुलर हाइपोथेसिस के इस कंसेप्ट को नहीं मानते। वास्तव में क्या है कि
जीवन की उत्पत्ति के हमारे इस तरीके से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बहुत से अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि धीमी गति से जिस प्रकार से जीवन बनता गया, जिस प्रकार से रासायनिक यौगिक बनते गए और जैव रसायन बनते गए, इस प्रकार से धीमी से कार्बनिक मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, तो पृथ्वी पर जीवन का निर्माण होता गया। तो इस प्रकार से जो पानी के अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस प्रकार से धीमी गति से वायुमंडल के अलग अलग परतें बनी और इस प्रकार से धीमी गति से हमारे इस पृथ्वी जैसे हैबिटेबल ग्रह और प्लैनेट का अस्तित्व आया। तो जियोलॉजी की बात ही नहीं, बल्कि हम तो ये पूरे एक ग्रह का संपूर्ण निर्माण कैसे होता है, एक ग्रह का संपूर्ण इवोल्यूशन कैसे होता है, हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से एक ग्रह का इवोल्यूशन जो होता है एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक धीमी प्रोसेस होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले क्षुद्र ग्रहों के टकराने से और इस प्रकार से उनके चिपकते जाने से एक रॉकी प्लैनेट पृथ्वी जैसे एक ग्रह का की उत्पत्ति नहीं हुई। सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति भी इस प्रकार से नहीं होती। हमारे जो इस प्रकार से पानी, वायुमंडल और जीवन की उत्पत्ति के जो हम तरीके बता रहे हैं और आगे जीवन खत्म कैसे होता है, पानी खत्म कैसे होता है, वायुमंडल खत्म कैसे होता है, ये भी हम बता रहे हैं। तो वास्तव में क्या है कि पृथ्वी का अंत जो है किसी अचानक किसी ग्रह के टकराने से नहीं होगा और ना ही कि इस प्रकार से एकदम किसी ग्रह का अंत होता है। पृथ्वी धीरे धीरे क्या है कि शुक्र में बदलेगी और शुक्र जो है भविष्य में धीमी गति से मंगल में बदल जाएगा। मंगल है वो आगे धीमी गति से प्लूटो और इस प्रकार से मरकरी और इस प्रकार से गैनीमेड और इस प्रकार से चंद्रमा में बदलते हुए फिर कॉमेट में, फिर एस्ट्रॉयड में, फिर इस प्रकार से मीटर्स में ब्रेक होकर के इस प्रकार से धीमी गति से पानी विलुप्त होता है और धीमी गति से जीवन का अस्तित्व भी नष्ट होता खत्म होता जाता है। और इसी जो स्लो प्रोसेस में इस स्लो धीमे परिवर्तन से धीरे धीरे अंततः क्या है कि वायुमंडल भी खत्म होता जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक वास्तव में एक लाइफ साइकिल ऑफ ए ब्लू प्लैनेट कि पृथ्वी का जीवन चक्र क्या है, आखिर पृथ्वी कैसे एक हैबिटेबल ग्रह की अवस्था में आई और कैसे ये हैबिटेबल अवस्था को में समाप्त होकर के एक अंततः ये एक ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। इस प्रकार से क्या है कि एक ग्रह का सृजन और संपूर्ण विनाश का हम एक तर्कसंगत और एक वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से बृहस्पति ग्रह जो है उसकी उत्पत्ति आज तक क्या है कि सही एक वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताई गई है और हम यही नहीं बल्कि हम सौरमंडल के सभी ग्रहों की उत्पत्ति को एक सिस्टमेटिक ढंग से समझाते हैं। तो हमारा एक बहुत ही व्यवस्थित एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बात है कि नासा का केपलर मिशन जो है वो इतने हजार ग्रहों को 3000 से लगभग ग्रहों को खोज चुका है और भी अभी तक ग्रह खोजे जा रहे हैं। तो इन सबसे क्या संकेत होता है, तो इनसे यही पता चलता है कि वास्तव में एक ग्रह की उत्पत्ति कन्वर्जन से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन से होती है, ना कि कॉलिजन से होती है। इस प्रकार से पानी और वायुमंडल और जीवन की उत्पत्ति होती है, महाद्वीप और महासागर बनते हैं। इस प्रकार से एक ग्रह का संपूर्ण विकास होता है। ये है हमारा स्पष्टीकरण। धन्यवाद मित्रों।